बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम और न्यूक्लियर चैप्टर में हाइड्रोजन एटम का बोर्स थ्योरी क्या है इसको हम लोग देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़े थे, तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ बातें हमको और करना है, जिसमें अभी हम एक टॉपिक करने वाले हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले इसमें ध्यान देना, इसमें हम रेडियाई रेडियस निकालने वाले हैं, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड करने वाले, ठीक है। इसके बाद हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ये दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो अब एक हाइड्रोजन एटम का अगर हम बनाए, स्ट्रक्चर बनाए कि देखो भाई ये हाइड्रोजन एटम है इस तरीके से, और हाइड्रोजन एटम का जो चार्ज है वो जेडी है, और ये रेडियस आर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज -a, इलेक्ट्रॉन का मास m, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा v वेलोसिटी के साथ में ऐसे। देखो ये एटम का बारे में बात करें, दिस इज द एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का चार्ज जेड, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड होता है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन के लिए। हरी बात समझ में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो हाइड्रोजन के केस में ये एटॉमिक नंबर 1 है। अब यहां पर एक बात बताना, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा चारों तरफ में, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्स लॉ लगेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, तो इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, वो कूलम्स लॉ से निकालेंगे, जो कूलम्स लॉ हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे वहां से निकालेंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर हम ऐसा बोले कि जेडी जो है ना, ऐसे बोलते हैं, देखो एक लाइन पहले कंसीडर करते, ज्यादा नहीं, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, है ना, है ना, बोलते हैं जेड ई बी द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ये जो है ना जेड ई जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है। आ रही बात समझ में, मतलब देखो यहां दो चार्ज मिल गया, अगर हम एक चार्ज Q1 बोले तो प्लस जेडी, और Q2 बोले तो -e, और उसके बीच का डिस्टेंस r। तो अगर हम कूलम्स लॉ लगा दे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या होने वाला बताना। कूलम्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं कि F जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो क्या हो जाएगा बताना, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 हो गया जेडी, और ये हो गया इंटू ई बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 कर लो, आ रहा बात समझ में। तो के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, वहां से हम लोग ये के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर जेड क्या है, तो जेड एटॉमिक नंबर है। अभी जरूरत पड़ेगा तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हम लोग रख देंगे, ठीक है। देखिए अब एक बात बताना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। जैसे मान लो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स है, वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है, और कोई सर्कल पे घूम रहा कोई भी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो डेफिनेटली जब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा चारों तरफ में, रिवॉल्व कर रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए, a centripetal force must be provided, centripetal force must be provided by electron। तो इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, डेट इज वो होगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब देखिए फोर्स था यहां पर ये कूलम्स लॉ, के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और उस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। अगर हम इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर ले,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाई आर। ध्यान देना, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर नहीं आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर, ये था ना आर स्क्वायर, इसलिए। अब दोनों तरफ क्या क्या कैंसिल होने वाला है, देखो, एक आर से आर कैंसिल होने वाला है, क्या बच गया तुम्हारा, एम वी स्क्वायर बराबर क्या बच गया, के जे डी स्क्वायर बाई आर। आज थोड़ा चैप्टर 1 आपको रिकॉल करेंगे हल्का सा, दो टॉपिक जो बचा हुआ, आज दो टॉपिक ही करना है, एक ये कर रहे हैं, इसके बाद हम एनर्जी निकालेंगे, बस दो टॉपिक में थोड़ा चैप्टर 1 का कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला। एम वी स्क्वायर बराबर के जे डी स्क्वायर बाई आर हो गया। यहां से अगर वेलोसिटी निकाले हम, यहां से अगर हम वेलोसिटी निकाले तो क्या होगा बताना। देखो यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो इलेक्ट्रॉन का, क्या निकालना हो, तो बताओ क्लियर, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बस 1/2 निकाल देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ये अगले स्टेप में बात करना, अभी देख लो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से बताओ, ये आर इज इक्वल टू होगा के जे डी स्क्वायर बाई क्या हो गया एम वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अरे बात समझ में, क्या कर लेते हैं 3। अब हम लोग पिछले क्लास में, कल ही के क्लास में बोर्स का एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। उस बोर्स के एटॉमिक थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या था कि इलेक्ट्रॉन है ना उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 के बराबर होता है। अगर आप कहेंगे कि सर बोर्स पोस्टुलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लाइन आप बता दो, तो वही होता ना कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2 के बराबर होता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम, ये कल ही पढ़े थे हम लोग, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, जिसका एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो nh/2 देखो, तो बोर्स का ये कंडीशन है कि बोर्स के एटॉमिक थ्योरी से इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, nh/2 के बराबर होता है, जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब बोर्स एटॉमिक थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, यानी एम वी इंटू आर, एम वी आर, उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां कहने का मतलब है कि डेट इज हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेट इज एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर एम वी आर और एम वी आर बराबर nh/2। देखो एल होता है एम वी आर, एल क्या होता है एम वी आर, और ये क्या होता है nh/2। अब एल का कोई यहां लिखने का मतलब आपका नहीं है, आप इतना ही समझो, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना, दिख नहीं रहा है, काम करो ये पूरा नोट करो, यहां तक तो नोट करो यहां तक, इसके बाद क्या स्टेप है लिखिए तो पूरा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या है यहां पर, ये जो हम बोले ना nh/2, इसका मतलब है L बराबर एम वी आर बराबर nh/2, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 के बराबर होगा। तो यहां से R निकाल लो, बोलो R बराबर क्या होगा, तो nh/2 mv। सुनो R निकल गया यहां से, यही मेन फॉर्मूला R का है। अभी इसी फॉर्मूला को आगे हम लोग बनाएंगे, इक्वेशन 4 कर लेते हैं, ध्यान देना, सुनिए इक्वेशन 4 कर लेते हैं हम। तो R इज इक्वल टू क्या निकल गया, R इज इक्वल टू निकल गया nh/2 mv, और यहां R इज इक्वल टू क्या मिला था, के जे डी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, क्या मिला था, के जे डी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर ले फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो देखिए क्या होगा, यहां से अगर हम वहां लिख दे के जे डी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बराबर nh/2 mv, समझना
यहां से बाबू एक m से m कट गया, एक v से v कट गया, एक v बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v के साथ हुआ NH और यहां हो जाएगा 2 पाई के जेडी स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो गया 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाय NH। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर v बराबर क्या निकल गया बताइए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए, तो nth ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई NH। अब सुनिएगा, यहां पर इस v के वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखते, ये जो इक्वेशन 4 लिखे ना, हम फिर से समझना, mvr बराबर NH बाई, यही सबसे मेन बात है कि mvr एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, NH बाई 2 पाई। तो v निकल गया। अब इस v के वैल्यू को फिर से थोड़ा ध्यान दे दो, इस v के वैल्यू को फिर से यहां रख देते इक्वेशन 4 में। कहां रख देते इक्वेशन 4 में, ध्यान देना। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4। देखो अब इक्वेशन 4 में रखेंगे क्या होगा, r इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई m v, NH बाई 2 पाई m, बोलो v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू बोलिए 2 पाई के जेडी स्क्वायर बाई क्या है NH, है ना। अब बाबू NH है, नीचे से NH चला गया, बोलो NH मिल के क्या हो गया, तो R का वैल्यू हो गया N स्क्वायर H स्क्वायर, क्या हो गया N स्क्वायर, और बाई क्या हो गया 2 to 4 पाई m के क्या है ZE स्क्वायर। ध्यान देना एक बात हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहां क्या देख रहे हैं, R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई m के जेडी स्क्वायर। एक बात देखो बाबू, यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि R जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N स्क्वायर का है। देखो R किसका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली N स्क्वायर। एक का मतलब क्या हुआ, N क्या है वहां पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट, अरे न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट है ना, तो इसका मतलब ये हुआ N स्क्वायर, अगर N का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखते हैं तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16। इसका मतलब क्या हुआ देखो, हेंस ये मतलब हुआ कि हेंस है ना, ऑर्बिट रेडियाई ऐसे लिखते हैं, रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ, रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 1:4:9:16 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या, एटम के जो न्यूक्लियस के बाहर में जो रेडियस होता है ना, वो रेडियस इस रेशियो में होता है भाई, किस रेशियो में होता है 1:4:9:16। यानी वो जो कॉन्सेप्ट था जो हम लोग शुरू में पढ़ते थे 9, 10 में या 11 में या केमिस्ट्री में, जो भी हो वो गलत नहीं था कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्चुअल में वहां बात किया था, हम लोग बनाते ना, कोई बोला सोडियम तो 2 8 1 हो गया, तो क्या बनाते थे एटॉमिक, ऐसे बोल देंगे ये देखो ये है, इसके बाद ये 1 2 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, बोलते थे ना। एक्चुअल में वो बात सही है, लेकिन बता दें न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट है उससे 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे दूसरा ऑर्बिट है, 9 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे तीसरा ऑर्बिट है, 16 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे चौथा ऑर्बिट है। मतलब न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट है ना वो एकदम एक के बाद एक क्लोजली नहीं है, क्लोजली किस रेशियो में है 1:4:9:16। यानी फर्स्ट रेडियस जितना मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो है, जितना छोटा है उससे भी कम है, उससे 4 गुना ज्यादा दूर पे दूसरा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उससे 9 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, तीसरा ऑर्बिट है, और न्यूक्लियस से 16 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस क्या है, चौथा। ऐसे करके डिस्टेंस है, एकदम क्लोजली नहीं कि एक के बाद एक है, वो समझने के लिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये समझ में आ रहा, एक तो ये बात समझ में आ रहा, जैसे बोलिए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बोर्स का रेडियस, हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट का रेडियस r है, तो दूसरा ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो 4r होगा।
कितना होगा? 4r होगा। क्वेश्चन है तीसरा ऑर्बिट का क्या होगा? 9r होगा। समझ में आ रहा है बात? ऐसे करके रेडियस बढ़ेगा, इस तरह करके रेडियस बढ़ेगा। अब देखो, अगर हम बोलते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का बात करें, माने n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू भी 1 ले ले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, n का वैल्यू भी 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 और z1, सारा वैल्यू आपको पता। देखो ये जो है ना, फिर क्या करते हैं, देखो जो r है उसको r नोट कहते हैं, r नोट कहते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट को बोर्स रेडियस बोला जाता, पहला ऑर्बिट। यानी हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है उसको बोर्स रेडियस कहते हैं। यानी वहां z का वैल्यू 1 लेना है, एटॉमिक नंबर 1 लेना है, और n का वैल्यू तो 1 है ही। तो देखो क्या होता है, अब r बराबर ये फॉर्मूला तुम्हारा n²h² बाई 4πm�k ZE²। अब इसमें अगर n का वैल्यू हम 1 ले और z का वैल्यू 1 ले तो r को r नोट कहेंगे। क्या कहेंगे r को? देखो n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.634 इंटू 10 का पावर -34 का स्क्वायर बाई 4, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू मास, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 का पावर 31 kg, के कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10 का पावर 9, Z1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 का पावर 19 का स्क्वायर। बोलेंगे सर याद रखना पड़ेगा, 12 के स्टूडेंट को इतना डेटा तो याद रहना चाहिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कूलम्स कांस्टेंट कितना होता है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना। सर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं, इसको याद रखना। कितना करो कैलकुलेट, इसको याद रखोगे, सॉल्व करके आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो पहला ऑर्बिट का रेडियस का वैल्यू कितना है बताओ? पहला ऑर्बिट का रेडियस का डिस्टेंस कितना आया? 0.53। तो बताओ दूसरा का कितना हो जाएगा? दूसरा को उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा को 9 से करेंगे, चौथा को 16 से करेंगे। समझ में आ रहा बात? यानी देखो ऐसे होता है, R इज इक्वल टू, याद रखना, R0n²। R इज इक्वल टू क्या याद रखना? R0n²। ये कांस्टेंट रखना है और ये n का वैल्यू है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना हुआ? 0.53। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बोलेंगे तो कितना होगा? अगर बोलेंगे फॉर सेकेंड ऑर्बिट तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2, तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? R0 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4R0, यानी 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बोर्स रेडियस का फर्स्ट ऑर्बिट है R, तो बताओ दूसरा कितना होगा? तो बोलेंगे 4R, तीसरा कितना होगा? 9R। अरे बात समझ में? इस तरह से तो पहला ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका ये वैल्यू होता है और इस तरह से वो बढ़ते जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से इधर का जो हम बात बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया बात को? नोट करिए, इसको लिखिए। हाँ, अभी जो क्वेश्चन हम लिखे वो 2024 में आपका 3 मार्क्स में पूछा गया है और 26 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और सुनिए, इसका आंसर आप लिखना स्टार्ट करिए। आज जो पहला टॉपिक ये है ना, उसमें वहां तक गए ना, mv² बराबर, वहां तक जाइए सेम टू सेम।
आप अभी रेडियस निकालने वाला टॉपिक था, देखिए देखिए कहां से गया है वो, अभी बताते, जो जस्ट अभी ये टॉपिक किए ना कंप्लीट, सुन लो सब कोई, यहां से शुरू करो लिखना, डायग्राम वही बनाइए सेम टू सेम, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, mv स्क्वायर बाई आर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, mv स्क्वायर बाई आर बराबर के जेडी स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बराबर इक्वेशन 3 के पहले, इक्वेशन 3 के वहां तक जाइए, सेम टू सेम लिखिए, हाँ जी एकदम, इक्वेशन 3 के पहले तक सेम टू सेम जाइए वही, यस। अरे भाई अभी आंसर किए ना आप, शुरू से वो स्टार्ट करिए डायग्राम बना के लिखना, इक्वेशन 3 का एक लाइन पहले तक जाइए, ये अभी एटम था आपका, और ये रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, भी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देखिए। और आप अभी करते हुए इक्वेशन 3 तक गए थे ना, पहले आपका कूलम्स लॉ से पहला फोर्स का क्या फॉर्मूला था, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां मत देखिए, कॉपी से देख के लिखिए, कॉपी से देख के लिखिए इक्वेशन 3 के पहले तक, हम यहां लिख रहे हैं, आप कॉपी से देख के लिखो। हाँ टोटल करते हुए जाइए, स्टार्टिंग से, भाई कितना बार बोले आप लोग को, डायग्राम भी सेम, कंसीडर भी सेम, लिखते हुए देखिए हम कहां तक बोल रहे हैं जाने आपको, हम यहां शॉर्ट में लिखे भी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, mv स्क्वायर बाई आर बराबर के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसल, mv स्क्वायर बराबर के जेडी स्क्वायर बाई आर, यहां तक देख रहे हैं, वहां तक जाइए, देखो जी, तो mv स्क्वायर बराबर निकल गया के जेडी स्क्वायर बाई आर, बताओ अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता हाफ mv स्क्वायर, बताओ हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू हो गया के जेडी स्क्वायर बाई आर, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया के जेडी स्क्वायर बाई 2r, देखो यानी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का मिला वो क्या मिल गया, के जेडी स्क्वायर बाई 2r मिला ना काइनेटिक एनर्जी, सोचिए, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया, के जेडी स्क्वायर बाई 2r। उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ध्यान देना, बताइए, U बराबर, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी किसको फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता देखो ऐसे, U बराबर के Q1 इंटू Q2 बाई आर, के Q1 इंटू Q2 बाई, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट पार्ट था कैपेसिटर के पहले, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो के Q1 इंटू Q2 बाई आर, अब के Q1 है जेडी, Q2 है माइनस ई बाई आर, फॉर्मूला ये लग गया के Q1 इंटू Q2 बाई आर, सुनिएगा बात, सर माइनस क्यों लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस था और न्यूक्लियस पॉजिटिव था, सर इसके पहले में क्यों नहीं लगा, क्योंकि कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, ध्यान में होगा ना,
कूलम्स लॉ में चार्ज का क्या लेते हैं, माइनस वाला को प्लस लेते हैं, होता ना मैग्नीट्यूड। तो कूलम्स लॉ में चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, आ रहा बात समझ में, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड नहीं, निगेटिव के लिए निगेटिव होगा। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल गया, यू बराबर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। सुनिए, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 3 बोल देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन 4। सुनिए बात, अरे बात समझ में आ रहा है। यहां पे काइनेटिक कैसे निकला, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर निकल गया था, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है बात ना, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर, क्यू वन जे डी, क्यू टू क्या है माइनस ई बाई आर, माइनस को बाहर कर लिए, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। तो ये पोटेंशियल, ये काइनेटिक। अब बताओ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां ध्यान देना। इधर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। अरे बात समझ में, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है बाबू, के जे डी स्क्वायर बाई 2r, पोटेंशियल कितना आया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। ये है, समझ में आ रहा है बात। एलसीएम ले लें तो देखो क्या होगा, टोटल एनर्जी को ई लिखते हैं, ई समझ लो, फिर लिखना आराम से 2r, यहां हो गया के जे डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहां आर है 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 के जे डी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हो गया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी, ये क्या निकला पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या निकल गया टोटल एनर्जी। कैसे निकाले थे काइनेटिक, तो सबसे पहले कूलम्स लॉ लगाए थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसको बराबर किससे किए थे, सेंटीमीटर फोर्स से, वहां से काइनेटिक निकाल लिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला निकला, और टोटल एनर्जी क्या हो गया, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक के जे डी स्क्वायर बाई 2r और पोटेंशियल हो गया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। एलसीएम लिए दोनों का 2r प्लस माइनस माइनस, और क्या हो गया बोलो, टोटल एनर्जी क्या निकल गया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। आप यहां तक छोड़ सकते हैं। अगर nth ऑर्बिट का निकालना हो तो देखिए E बराबर, अगर ऐसे बोले कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ध्यान देना nth ऑर्बिट में क्या होगा, देखो E बराबर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r का वैल्यू अभी निकाले थे ना, जरा बोलना तो r का वैल्यू क्या निकाले थे, फॉर्मूला बोलो ना, r का वैल्यू क्या निकाले थे, क्या निकाले थे r का वैल्यू, नहीं फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई m k स्क्वायर, m के जे डी स्क्वायर था ना। ये बोलो, ये 4 से 2 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। ये ऊपर जाके क्या बचेगा, ये ऊपर जाके क्या बचेगा जी, देखो ध्यान देना, ये देखिए ये ऊपर जाकर के बचने वाला E बराबर, ये चला जाएगा ऊपर में -2 पाई, पाई के साथ कोई नहीं है, पाई m के साथ भी कोई नहीं है, के मिल के स्क्वायर, जेड मिल के जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ई का पावर 4 बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा उसका फाइनल फॉर्मूला यहां नोट करिए, इसको लिखिए। ये देखो जी, अभी आप टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किए, तो एक रिलेशन हम यहां बता रहे हैं। इस रिलेशन को डिराइव करने तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस रिलेशन का जो फाइनल आंसर आ रहा है, यहां से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा आप सिंपली बना सकते हैं। देखो कैसे,
थोड़ा ध्यान देना सब लोग, देखो यहां जी, बोलो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, के जे डी स्क्वायर बाई 2r। सुन लो, देख लो यहाँ पे, पोटेंशियल का क्या था, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। टोटल एनर्जी कितना था, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। देखो अगर हम कर ले फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, बोलो 1 में क्या है, के जे डी स्क्वायर बाई 2r, 3 में कितना है, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। देखो यहां लिखे काइनेटिक एनर्जी का, लिखे क्या लिखे काइनेटिक एनर्जी का, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। माइनस को बाहर कर लिए क्या मिल गया, के जे डी स्क्वायर बाई 2r। ये किसका वैल्यू है, टोटल एनर्जी का। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो निगेटिव किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में किसके बराबर होगा, यानी कि एनर्जी जो है, या फिर इसका उल्टा लिख सकते हो कि देयरफॉर, ऐसे बोल सकते हो कि जो एनर्जी है वो निगेटिव किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का। सुनो यहां बात क्या बोल रहे हैं, देखो जे हम काइनेटिक का लिखे फॉर्मूला, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r, माइनस को बाहर कर लिए, के जे डी स्क्वायर बाई 2r, ये के जे डी स्क्वायर बाई 2r टोटल एनर्जी था। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव किसका होगा, टोटल एनर्जी का। समझ में आ रहा है एक फॉर्मूला, या फिर टोटल एनर्जी किसका निगेटिव हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। फिर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 को लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। बताओ इस 2 को बाहर कर सकते 1/2, अरे 2 को 1/2 बाहर कर लिए, क्या बच गया, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर बचा। ये किसका वैल्यू है, पोटेंशियल का। किसका है, ये 2 भेज दिए इधर, भेजे ना। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसका मिला, 2 गुना काइनेटिक एनर्जी, यानी माइनस को इधर भेजे तो जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, -2 गुना काइनेटिक एनर्जी। तुमको याद क्या रखना, सुनो, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये दो बात याद रख के क्या होगा, आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दे, जैसे ये क्वेश्चन दी है, देखिए क्या ये पूछ दे यहां से कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पूरा एनर्जी दिया हुआ है, पूरा एनर्जी दिया हुआ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आप बताओ, जिसको नहीं पता रहेगा वो दिमाग लगाते रह जाए, नहीं बनेगा। अब यहाँ आपको क्या करना, काइनेटिक दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया हुआ, निकालना क्या है, काइनेटिक। बोलो काइनेटिक किसके बराबर होता है, सर काइनेटिक एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि -13.6 +13.6 हो गया आंसर। कोई एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ये दो लास्ट का जो फॉर्मूला बताया यहां से बनाना। फिर क्या है, पोटेंशियल क्या है, बोलो पोटेंशियल क्या होता है, देखो यहाँ क्या होता है, माइनस, तो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, -2 गुना काइनेटिक क्या है 13.6, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 पॉइंट कुछ आ जाएगा, देख लो इतना जूल हो जाएगा कौन, पोटेंशियल। समझ में आ रहा बात। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया पूरा टॉपिक, लिखिए नोट करिए।